Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are starting with joint products and byproducts. पिछली क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने प्रोसेस अकाउंट्स एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कवर किया. आज हम प्रोसेस कॉस्टिंग के नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, दैट इज जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई इनका मतलब क्या होता है, और उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं. देखो, हमारे पास क्रूड ऑयल है एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, इस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करने से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं. पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल. एक ही टाइप का रॉ मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया, एक ही टाइप की प्रोसेसिंग की और मेरे पास दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आ गए. पेट्रोल की मार्केट में वैल्यू है 100 रुपीज पर लीटर और डीजल की मार्केट में वैल्यू है 95 रुपीज पर लीटर. तो एक बात बताओ, जो ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रही है उसके लिए पेट्रोल वैल्यूएबल होगा और डीजल फालतू प्रोडक्ट होगा क्या? क्योंकि भाई देखो, इसकी 100 रुपीज पर लीटर वैल्यू है, इसकी 95 रुपीज पर लीटर वैल्यू है, तो पेट्रोल तो वैल्यूएबल है. डीजल फालतू प्रोडक्ट कंसिडर किया जाएगा क्या? ऑफकोर्स सी बात है, नहीं. सिर्फ 5 ही रुपए का तो डिफरेंस है. तो मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना पेट्रोल वैल्यूएबल है उतना ही डीजल भी वैल्यूएबल है ना. इन दैट केस जब हम ऐसी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं जो एक ही प्रोसेस के थ्रू दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं और सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, तो इनको हम जॉइंट प्रोडक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखो. हमारे पास है वुड एज अ रॉ मटेरियल. मैं वुड एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से मैं फर्नीचर बना रही हूँ. फर्नीचर बनाते बनाते यहाँ पे 100 डस्ट अराइज हो गया. 100 डस्ट मतलब वो लकड़ियों को काटने से जो लकड़ियों का चूरा या कचरा निकलता है ना, वो और लकड़ियों के टुकड़े. तो ये सारी चीजें क्या हैं? क्या ये मैं बनाना चाह रही थी? मैं वुड की प्रोसेसिंग कर रही हूँ, तो क्या मैं इसके लिए प्रोसेसिंग कर रही थी क्या? ऑफकोर्स सी बात है, नहीं. हम तो मेन फर्नीचर बनाना चाह रहे थे, ये अपने यहाँ पर अराइज हो गया. प्लस अगर वैल्यू देखोगे ना आप, तो फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 रुपए और हमारे 100 डस्ट की वैल्यू है 10 रुपए. इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है? फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल. और जो 100 डस्ट है ये फालतू प्रोडक्ट है, मतलब ये अराइज नहीं होता ना तो भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है. इन दैट केस फर्नीचर जो है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ मेन प्रोडक्ट और जो 100 डस्ट अराइज हुआ है उसको हम ट्रीट करेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट हम नहीं चाहते थे और अराइज हो गया, प्लस इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू आवर मेन प्रोडक्ट, तो उसको हम बाय प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. अब देखो एक और एग्जांपल जिसके अंदर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट दोनों आ जाएंगे, है ना. सो हमारे पास है रॉ मटेरियल, इसकी हमने करी प्रोसेसिंग करने से हमारे पास 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं. ABCD चारों की सेम क्वांटिटीज आई है, मतलब 100 यूनिट्स चारों के बने. और पर यूनिट वैल्यू क्या है? देखो, जो हमारा प्रोडक्ट ए है वो 100 रुपीज पर यूनिट पे बिकता है, प्रोडक्ट बी 90 रुपीज, प्रोडक्ट सी 95 रुपीज, प्रोडक्ट डी 5 रुपीज. इन दैट केस आप बता सकते हो यहाँ पे कि कौन से प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल हैं. ए, बी और सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल है ना. और ये जो डी है वो क्या है? ये हमारे लिए फालतू प्रोडक्ट है. ये जो फालतू प्रोडक्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा? बाय प्रोडक्ट कहलाएगा. और एज दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास अराइज हुए हैं जो कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, तो इनको हम क्या ट्रीट करेंगे? एज जॉइंट प्रोडक्ट. ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो. अब एक बार हम डिफरेंसेस भी देख लेते हैं दोनों के बीच का, तो हमको और अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगी. जॉइंट प्रोडक्ट रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट सेलेबल आइटम है हमारे लिए, क्योंकि चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, भले डीजल की वैल्यू थोड़ी सी कम है पर इसकी वैल्यू भी हमारे लिए मैटर करती है और दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, है ना. नेक्स्ट, सेपरेटली कंसिडर इन कॉस्टिंग. मैं अलग से पेट्रोल का खर्चा निकालूंगी, मैं अलग से डीजल का खर्चा निकालूंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में अलग अलग कितना खर्चा हुआ है, प्लस दोनों की प्रॉफिट भी मैं अलग से पता करना चाहती हूँ, है ना. तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हम हर एक प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे. और इनका रेवेन्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रेवेन्यू अर्न इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन जब हम बाय प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये एज अ सेलेबल आइटम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वो जो 100 डस्ट अराइज हुआ था ना, वो तो हमने ऐसे ही बेच दिया, पड़ा रहता कचरे की तरह, तो इससे अच्छा हमने क्या किया? उसको बेच दिया. तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सेलेबल आइटम नहीं है. और मैं अलग से उस 100 डस्ट की कॉस्टिंग मेंटेन करूंगी क्या?
मैं फर्नीचर बना रही थी, मैं फर्नीचर की कॉस्टिंग ज़रूर मेंटेन करूंगी अलग से, लेकिन क्या मैं सॉ डस्ट के लिए अलग से खर्चा निकालूंगी? बिल्कुल नहीं। हम बोलेंगे कि भाई फर्नीचर के कॉस्ट में इसका ऐड कर दो खर्चा, कितना ही खर्चा हुआ होगा इसके ऊपर, है ना। नेक्स्ट, नो कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हमारा सॉ डस्ट को बेचने से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ हमको नहीं फर्क पड़ता। हम क्या करेंगे पता है, हम ना हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, मतलब जो फर्नीचर है, फर्नीचर बनाते बनाते खर्चा हुआ मेरा, और इसी खर्चे में मेरा सॉ डस्ट का भी खर्चा अराइज हुआ, है ना। तो ये जो खर्चा है इसमें सॉ डस्ट का खर्चा तो वैसे ही इंक्लूडेड है। तो हम बोलेंगे कि भाई जो रेवेन्यू अर्न हुआ ना उसको या तो तुम कॉस्ट से माइनस कर दो ताकि हमारा खर्चा कम हो जाए, जो भी सॉ डस्ट से रेवेन्यू अर्न हुआ है उसको कॉस्ट से माइनस कर दो, या तो जो भी फर्नीचर का रेवेन्यू आ रहा है आप उसमें ऐड कर दो, या फिर आप अदर इनकम करके शो कर दो। हम ये बोलेंगे, हम इसके लिए सॉ डस्ट के लिए अलग से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट, जो भी रेवेन्यू अर्न किया जाता है बाय प्रोडक्ट में वो बोनस की तरह ट्रीट किया जाता है कि चलो भाई कचरा बेचने से भी हमको पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स। अब इसको समझना क्या होता है, देखो जो मेरे जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ना, या फिर जो भी बाय प्रोडक्ट्स अराइज हो रहे हैं वो कैसे अराइज होते हैं। हम यहाँ पे रॉ मटेरियल डालते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और एक ही टाइप की प्रोसेसिंग करने से हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अराइज हो जाते हैं। तो देखो जिस पॉइंट से ये प्रोडक्ट्स अलग हो रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट्स, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ सेपरेशन। ये ऐसा पॉइंट है जहां से मेरे प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जा रहे हैं, है ना। अब इस पॉइंट तक जितना भी खर्चा हुआ वो सब खर्चा क्या है, जॉइंट कॉस्ट है, क्योंकि ये इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में लगा, है ना। तो इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में लगा, इसीलिए हम इसको जॉइंट कॉस्ट बोलते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो ये जो जॉइंट कॉस्ट आया मेरे पास, क्या ये मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डालूंगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये खर्चा हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बीच में अपोर्शन होगा। अब ये अपोर्शनमेंट कैसे होता है वो ही हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सो देखो, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या बोल रहा है, द पॉइंट एट विच जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स बिकम सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। जहां से मेरे को जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को मैं अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाती हूँ, वो पॉइंट मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट और सेपरेशन पॉइंट कहलाता है। कॉस्ट जो भी इनकर हुआ है इस पॉइंट तक वो हमारा कॉमन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट कहलाता है। जो भी मेरा कॉमन कॉस्ट है उसको मेरे को अपोर्शन करना है कुछ मैनर पे जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये अपोर्शनमेंट कैसे होगा वही हमारा मेन फोकस होने वाला है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट। ये सारे के सारे मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला मेथड मेरे पास आता है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। क्या बोलता है, देखो फिजिकल क्वांटिटी मेथड, फिजिकल क्वांटिटी मेथड बोलता है कि भाई जो भी जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा इनकर हुआ है ना, वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके क्वांटिटी के हिसाब से डाल दो, ठीक है। सो हमारे पास ए बी सी तीनों एक ही प्रोसेस के थ्रू अराइज हुए हैं और इनका जॉइंट कॉस्ट कितना है, 6 लाख रुपए, ठीक। मेरे को क्वांटिटीज दी हुई है हर एक प्रोडक्ट की, मेरे को रेवेन्यू दिया हुआ है। क्या फिजिकल क्वांटिटी मेथड में मेरे को रेवेन्यू की कोई भी जरूरत है? बिल्कुल नहीं, हमको सिर्फ यूनिट से ही मतलब है ना। तो देखो मेरे पास 100 यूनिट्स बने ए के, तो इसके ऊपर कितना खर्चा अपोर्शन होगा मेरे को बताओ। हमारा टोटल खर्चा हुआ है 6 लाख रुपए का। टोटल यूनिट्स कितने बने, 100, 200, 300, 600 यूनिट्स बने। मल्टीप्लाइड बाय ए के कितने यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स। तो ये मेरे पास आ जा रहा है 1 लाख रुपए का खर्चा। दूसरा, यहाँ पे कितने यूनिट्स बने, 200, तो हम बोलेंगे 6 लाख का टोटल खर्चा हुआ है, 600 यूनिट्स बने हैं और बी के 200 यूनिट्स बने, तो इसके ऊपर कितना खर्चा जाएगा, 2 लाख रुपए। थर्ड सिचुएशन जहाँ पे 300 यूनिट्स बने हैं, तो 6 लाख रुपए का टोटल खर्चा था, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 600 थे, मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 300 यूनिट्स के ऊपर 3 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड देखो कितना ही सिंपल है। हमने क्या किया, हमने यूनिट्स को देखा कितने यूनिट्स हैं हमारे पास और यूनिट्स के हिसाब से खर्चों को अपोर्शन कर दिया। अब ये जितना सिंपल मेथड है ना उतना ही अजीब मेथड है, क्योंकि भाई देखो हमने क्या किया, क्वांटिटी के हिसाब से खर्चों को डिवाइड किया, पर एक बात तो हमने सोची ही नहीं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी क्वांटिटी कम है उसकी वैल्यू ज्यादा हो मार्केट में, और तुमने जिसकी क्वांटिटी कम है उसके ऊपर खर्चा कम डाल दिया है ना। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखो, अब मेरे पास रेवेन्यू प्रोडक्ट ए में 10 लाख रुपए का है, लेकिन इसके यूनिट्स कम थे इसीलिए इसके ऊपर खर्चा कम आया और इसमें मेरे को दिख रहा है बहुत सारा प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, ये प्रोडक्ट का रेवेन्यू है मेरा 2 लाख रुपए,
लेकिन इसके यूनिट्स थोड़े ज्यादा थे, इसलिए इसके ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा आ गया, 2 लाख रुपए का। मतलब 100% ऑफ रेवेन्यू तुमने इसके ऊपर खर्चा डाल दिया क्योंकि इसके यूनिट ज्यादा थे, ऐसे करके। तो यहां हो गया मेरा प्रॉफिट कम। ठीक, थर्ड सिचुएशन, जहां पे मेरे पास यूनिट्स 300 है, इसलिए मैंने खर्चा 3 लाख रुपए का डाल दिया और मेरा रेवेन्यू भी 3 लाख रुपए का ही हुआ है। तो मतलब रेवेन्यू जितना है उतना ही इक्वल 100% ऑफ रेवेन्यू तुमने खर्चा डाल दिया, तो इसके कारण इसका प्रॉफिट दिख रहा है निल। इसके कारण क्या है, देखो सिर्फ इस जॉइंट कॉस्ट की वजह से ये दोनों के दोनों प्रॉफिट जो है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो है, उनका प्रॉफिट हमको निल दिख रहा है। अगर ये जॉइंट प्रोडक्ट्स रेवेन्यू की मदद से अपोर्शन किए जाते तो शायद हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल दिखते हैं, है ना। तो इस केस में ये क्वांटिटी वाला मेथड हमको गलत इंफॉर्मेशन दे जाता है। सिर्फ यूनिट जाना होने से ये मतलब नहीं होता कि उसके ऊपर खर्चा ज्यादा लगा होगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड ना सेम है एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेथड। यहाँ पे मेरे पास जॉइंट कॉस्ट कितना है, जॉइंट कॉस्ट है 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख का जॉइंट कॉस्ट है। हम यहाँ पे एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड बोलता है कि भाई पर यूनिट खर्चा निकाल लो एवरेज करके। कैसे निकालेंगे, 6 लाख रुपए टोटल खर्चा किया ना तुमने, कितने यूनिट्स बनाए, 600 यूनिट्स बनाए टोटल। तो इससे मेरे पास पर यूनिट खर्चा आ जाएगा 1000 रुपए पर यूनिट। तो उस केस में तुम 1000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चार्ज कर लो। यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट 200 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपए पर यूनिट, 2 लाख रुपए। 300 यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 रुपए पर यूनिट, 3 लाख रुपए, है ना। तो मतलब किया तो हमने एट लास्ट सेम ही चीज है। यहाँ पे भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बस यहाँ पे हम रेशियो ले रहे थे, यहाँ पे हम उसको पर यूनिट कॉस्ट निकाल ले रहे। ठीक है, तो दोनों के दोनों मेथड्स बिल्कुल सेम है, बस तरीका दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट मेथड इज आर वेटेड एवरेज मेथड। यहाँ पे हम कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं बेस्ड ऑन असाइंड वेट्स टू ईच प्रोडक्ट यूनिट। हर एक प्रोडक्ट के यूनिट को मैं असाइन करूंगी वेट। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि भाई इसको मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में आपको नॉर्मली वेट दिया होगा, अगर वेटेड एवरेज मेथड आ रहा है तो आपको अलग से वेट्स निकालने नहीं पड़ेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन पे वेट दिया हुआ है मेरे को 10, 5 और 5। ठीक है, इन दैट केस ये क्या वेट है, पर यूनिट का वेट है। तो इस केस में अगर मेरे को टोटल वेट्स निकालने हैं हर एक सिचुएशन के लिए तो कितना वेट होगा। अगर यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, पर यूनिट का वेट 10 है, तो यहाँ पे कितना वेट हो गया, 1000। नेक्स्ट यहाँ पे 200 यूनिट्स हैं, 5 वेट है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी हो गया 1000। नेक्स्ट 300 यूनिट्स हैं, 5 वेट है, यहाँ पे कितना हो गया 1500। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हम अपोर्शन करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई जॉइंट एक्सपेंसेस निकालने के लिए तुम पहले लोगे, कितना खर्चा हुआ तुमको, हमको खर्चा हुआ यहाँ पे 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ है मेरे को। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 3500। तो 3500 के हिसाब से मैं डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये मेरे पास आ रहा है 171429। ठीक है, इसका खर्चा। सिमिलर वे में हम दूसरे के लिए निकाल सकते हैं। 6 लाख रुपए है मेरे पास, ठीक, 3500 वेट असाइन है टोटल, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे वेट असाइन है 1000, है ना। तो सेम अमाउंट आ जाएगा 171429। नेक्स्ट सिचुएशन जहाँ पे हमारा वेट असाइन है 1500, तो 6 लाख टोटल खर्चा है, 3500 टोटल वेट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय इस सिचुएशन के लिए 1500 वेट हमने असाइन किया है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 3500 मल्टीप्लाइड बाय 1500, दैट इज इक्वल टू 257143। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेट्स के अकॉर्डिंग खर्चों को डिवाइड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस मेथड। सेलिंग प्राइस मेथड में अब हम कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्राइस, सेल्स वैल्यू जो भी हमारे पास होगी। ठीक है, सो हमको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के लिए जगह चाहिए, तो हम इसी को यहाँ पे ले आते हैं। तो देखो मेरे पास हैं 100 यूनिट्स फर्स्ट सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में 200 यूनिट, थर्ड सिचुएशन में 300 यूनिट्स। उनका मेरे को रेवेन्यू दिया हुआ है। अब मेरे को सेल्स प्राइस मेथड के हिसाब से जब मैं डिवीजन कर रही हूँ तो मेरे को यूनिट से कोई भी मतलब नहीं है। मेरे को देखना है मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना है, 6 लाख का जॉइंट कॉस्ट है।
ठीक है, यहाँ पे वेट्स नहीं आएंगे, इसकी जगह हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालेंगे। अब 6 लाख का जॉइंट कॉस्ट है, हमको सेल्स प्राइस मेथड लगाना है। सेल्स प्राइस मेथड बोलता है कि भाई रेवेन्यू के अकॉर्डिंग तुम कॉस्ट को अपोर्शन कर दो। तो रेवेन्यू टोटल कितना हुआ है हमको? 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए रेवेन्यू हुआ है, 6 लाख का खर्चा है, टोटल रेवेन्यू 15 लाख। इस सिचुएशन में कितना रेवेन्यू है? 10 लाख। सिमिलर वे में नेक्स्ट के लिए हम निकाल सकते हैं कि भाई 6 लाख का खर्चा है, 15 लाख का टोटल रेवेन्यू है, यहाँ पे कितना रेवेन्यू हुआ है? 2 लाख का। लास्ट सिचुएशन में हम बोलेंगे कि भाई 3 लाख का हमको रेवेन्यू हुआ है और टोटल खर्चा हमारे पास है 6 लाख का, टोटल रेवेन्यू है 15 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख। ठीक है, तो यही करके हम यहाँ पे सारे का खर्चा निकाल सकते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 10 लाख दैट इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख दैट इज इक्वल टू 80,000 यहाँ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 6 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 1,20,000। तो इस तरीके से भी आप खर्चा डिवाइड कर सकते हो। देखो सबसे सही ना रेवेन्यू के हिसाब से डिवाइड करना है, क्योंकि अब आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे ना तो अब थोड़ी सी सही दिखेगी आपको। 10 लाख का रेवेन्यू था, 4 लाख का मेरा खर्चा है, तो 6 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 2 लाख का रेवेन्यू था, 80,000 का खर्चा है, तो 1,20,000 रुपये मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे 3 लाख का रेवेन्यू है, 1,20,000 का खर्चा है, तो 80,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक, रेवेन्यू के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड किया और प्रॉफिट निकाल लिया। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। अब ये क्या होता है उसको समझो। देखो, मैं जब सेल्स वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रही थी ना, सेल्स प्राइस मेथड, तो उस केस में मैं कब इस्तेमाल कर रही थी? जब मैंने रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल डालने के बाद उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद मेरे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए, अब मैं इनको बेच सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या इस्तेमाल कर रही थी? सेल्स वैल्यू मेथड। लेकिन अब समझो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद मेरे पास यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन के आ रहे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, लेकिन मैं अभी इनको नहीं बेच रही हूँ, मैं इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कर रही हूँ। ए की फर्दर प्रोसेसिंग करके मैंने ए प्लस बना लिया, बी की फर्दर प्रोसेसिंग करके मैंने बी प्लस बना लिया, सी की फर्दर प्रोसेसिंग करके सी प्लस बना लिया, डी की फर्दर प्रोसेसिंग करके डी प्लस बना लिया। ये जो ए बी सी डी है ना, इनकी मार्केट वैल्यू नहीं है हमारे पास। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस इनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है ना। इन दैट केस मैं कैसे डिवाइड करूं? अब खर्चा इसके हिसाब से डिवाइड करूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबका फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा है और सबका फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा फर्स्ट वाला प्रोसेसिंग जो है, एज हम स्टार्टिंग से एग्जांपल में 3 ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी 3 ही प्रोडक्ट कर देती हूँ और इसी के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट मेरा कितना आया था? 6 लाख रुपये। ठीक है, इसके बाद मेरे पास इसके 100 यूनिट्स आ गए, इसके 200 यूनिट्स आ गए, इसके 300 यूनिट्स आ गए। फिर इसके बाद मैंने फर्दर प्रोसेसिंग किया। फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा देखोगे ना, तो ए की फर्दर प्रोसेसिंग में मेरे को पड़ा 20,000 का खर्चा, बी के फर्दर प्रोसेसिंग में मेरे को पड़ा 30,000 का खर्चा, सी के फर्दर प्रोसेसिंग में मेरे को पड़ा 10,000 का खर्चा। ठीक है, इनका अगर हम वैल्यू देखें तो वैल्यू कितना है मार्केट में? देखो, मार्केट में ये प्रोडक्ट मेरा बिक सकता है 10 लाख रुपए में, ये प्रोडक्ट मेरा बिकेगा 2 लाख रुपए में, और ये प्रोडक्ट मेरा बिक रहा है 3 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरे पास जब मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कर दी उसके बाद की वैल्यू अवेलेबल है। तो अब मैं खर्चा को कैसे डिवाइड करूंगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है मेरे को बताओ। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हमको कितना रियलाइज होगा इनसे। नेट रियलाइजेबल निकालने के लिए हम बोलेंगे कि भाई रेवेन्यू बताओ। पहली बात तो ए बी सी का मेरे पास रेवेन्यू है 10 लाख, इसका है 2 लाख और इसका है मेरे पास 3 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग में कितना खर्चा किया तुमने? फर्दर प्रोसेसिंग में हमने इसका खर्चा किया 20,000, इसका खर्चा किया हमने 30,000 और इसका खर्चा किया हमने 10,000। इसके बाद जो वैल्यू आएगी ना, दिस इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, दिस इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट। मतलब मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करती तो मेरे पास इतनी वैल्यू आती है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 10 - 2 8 लाख, 2 लाख - 30,000, दिस इज माई
ओके, ये 20,000 था तो ये 8 लाख नहीं आएगा, ये 9,80,000 आएगा। यहाँ पे 1,70,000 आएगा और यहाँ पे 2,90,000 आएगा। ठीक है, दिस इज माई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इस वैल्यू के हिसाब से हम क्या करेंगे, हमारे खर्चों को अपोर्शन करेंगे। तो मेरा जितना भी जॉइंट कॉस्ट है 6 लाख रुपए का, वो 6 लाख रुपए अब इनकी वैल्यू के हिसाब से अपोर्शन हो जाएंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में। ठीक है, तो सब मेथड को हमने ऊपर ऊपर से देख लिया। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो सारे हमारे ऐसे ही हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग फॉर बाय प्रोडक्ट्स। हमने देखा कि बाय प्रोडक्ट्स की हम अलग से कॉस्टिंग नहीं करते, अलग से प्रॉफिट नहीं निकालते। हमारा जो भी बाय प्रोडक्ट है उसका जो भी खर्चा है, जो भी रेवेन्यू है, उसको हम मेन प्रोडक्ट में ही शो कर देते हैं। तो मेन प्रोडक्ट में शो करने के अलग अलग तरीके हमारे पास अवेलेबल है। पहला सिचुएशन आप क्या कर सकते हो, जो आपका मेन प्रोडक्ट है और जो हमारा बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट को बेचने से रेवेन्यू हुआ होगा, बाय प्रोडक्ट को बेचने से भी रेवेन्यू हुआ होगा। तो बाय प्रोडक्ट को बेचने से जितना भी रेवेन्यू हुआ ना, उसको मेन प्रोडक्ट के रेवेन्यू में ऐड कर दो। ठीक है, दूसरा सिचुएशन हम नहीं चाहते कि भाई मेन प्रोडक्ट के रेवेन्यू में हम बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू को शो करें। उस केस में आप क्या करो, अदर इनकम होती है ना, अदर इनकम में आप अपने बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को डाल दो। तीसरा सिचुएशन, हम नहीं चाहते कि वो रेवेन्यू में बिल्कुल भी शो हो, हम चाहते हैं कि वो खर्चों से ही हट जाए। तो उस केस में हमारे पास क्या हुआ होगा, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों को बनाने में हमको खर्चा लगा। ये जो खर्चा है सारा का सारा किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, मेन प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि भाई बाय प्रोडक्ट को बेचने से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है ना, उस रेवेन्यू को इन खर्चों से माइनस कर दो। ठीक है, चौथा सिचुएशन, हम नहीं चाहते कि पूरा का पूरा रेवेन्यू को हम यहाँ पे माइनस करें, या फिर हमारी ऐसी सिचुएशन हो जा रही है कि हम बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो फर्दर प्रोसेसिंग में खर्चा आ रहा होगा, तो एनआरवी निकाल लो। एनआरवी कैसे निकालोगे, जितनी भी बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू होगी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस जितना भी फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट आया वो करो, जो वैल्यू आएगी उसको खर्चों से माइनस कर देना। तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं जो यहाँ पे हमको दिए हुए हैं। देखो, इनकम फ्रॉम सेल्स एडेड टू सेल्स ऑफ मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट के सेल्स रेवेन्यू में ऐड कर दो। दूसरा, ट्रीटेड एज सेपरेट इंसिडेंटल सोर्स ऑफ इनकम की तरह ट्रीट करके अदर इनकम में डाल दो। नेक्स्ट, सेल्स इनकम ऑफ बाय प्रोडक्ट डिडक्टेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट, जो भी मेरा खर्चा है टोटल उस खर्चे से मैं माइनस कर दूंगी। और चौथा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट डिडक्टेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आपने बाय प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग की है तो फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट माइनस करो सेलेबल वैल्यू से, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको तुम मेन प्रोडक्ट के कॉस्ट से माइनस कर देना। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चॉइस ऑफ मेथड आपके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होगी, आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से होगी। ठीक है, डन। तो हमने सारा थ्योरी देख लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 47 देखो क्या बोल रहा है, इफ द प्रोडक्ट्स आर ट्रूली जॉइंट प्रोडक्ट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस कैन बी अप्लाइड टू दीज प्रोडक्ट्स। है ना, अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं तो उनका जो भी खर्चा है वो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर डाल सकते हैं। प्रोसेस में जितना भी खर्चा आया होगा जॉइंट कॉस्ट, वो हम प्रोडक्ट के ऊपर डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेट और अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट की फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। दूसरा, हम मार्जिनल कॉस्ट का खर्चा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डालेंगे, और जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन डालेंगे। ये ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम अलग से अच्छे से समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी मेथड तो हमको आता है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग वैल्यू ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो सेल्स वैल्यू है उसके हिसाब से आप खर्चों को डालोगे। ठीक है, तो ये सेल्स वैल्यू के हिसाब से होगा, ये फिजिकल क्वांटिटी मेथड के हिसाब से होगा जो हमको आते हैं। और तीसरा, दूसरा वाला हमको समझना है ना, कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा। ये कैसे वर्क करता है वो हम समझेंगे। हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमको ये तीनों मेथड के थ्रू हमारे खर्चों को अपोर्शन करना है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड हमको दिया हुआ है। मतलब ये सारे मेरे जॉइंट कॉस्ट हैं। टोटल कितना हो रहा है, टोटल हमारे पास 12,000 का जॉइंट कॉस्ट आ रहा है ना। फर्स्ट हमको सेल्स दिया हुआ है ए का, बी का। ए हमारे 100 क्विंटल बना, बी 150 क्विंटल बना। ये 80 पर क्विंटल बिक रहा है, ये 40 पर क्विंटल बिक रहा है ना। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद फर्स्ट मेथड, जहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है मेरे पास अवेलेबल। क्वांटिटी हमारे पास ए की है 100 क्विंटल्स, बी की है 150 क्विंटल्स। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे शो करूंगी मैं रेवेन्यू, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट निकालना है। रेवेन्यू कितना है,
तो देखो यहाँ पे 100 यूनिट्स 80 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 8,000 रुपीज़। यहाँ पे 150 यूनिट्स 40 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो रेवेन्यू यहाँ है 8,000 का, यहाँ है मेरे पास 6,000 का। इसमें से मैं क्या माइनस करूँगी, जो भी हमारे जॉइंट एक्सपेंसेस हैं। कैसे डिवाइड करेंगे जॉइंट एक्सपेंसेस को, यूनिट्स के हिसाब से। तो हमारे पास टोटल 250 यूनिट्स बन के आए और खर्चा कितना है, 12,000 का। तो 12,000 का खर्चा है टोटल, 250 यूनिट्स टोटल बन के आए, प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स बन के आए। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 4,800 यहाँ पे आ रहा है ना। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमको 3,200 का। नेक्स्ट सिचुएशन, यहाँ पे 150 यूनिट्स बन के आए, है ना। तो 12,000 मेरा खर्चा है, 250 यूनिट्स का, 150 यूनिट का कितना खर्चा होगा, 6,000 डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 150 दैट इज इक्वल टू 7,200 यहाँ पे खर्चा होगा। मतलब यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया 1,200 का। तो पहला सिचुएशन तो हमने कर लिया कि भाई फर्स्ट हमको मतलब प्रोडक्ट ए के ऊपर हो रहा है प्रॉफिट कितना, 3,200 का, और प्रोडक्ट बी के ऊपर लॉस हो रहा है कितना, 1,200 का। ठीक, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मेथड फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट मेथड सबसे लास्ट में देखेंगे, इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स वैल्यू के हिसाब से। सेल्स वैल्यू के हिसाब से मेरे को पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी का कोई भी मतलब नहीं है। रेवेन्यू है मेरे पास 8,000 का, यहाँ 6,000 का, यहाँ टोटल कितना हुआ, टोटल मेरे पास हो गया ये 14,000, है ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंसेस को हटाऊंगी। जॉइंट एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे, 12,000 के जॉइंट एक्सपेंसेस हैं। तो 12,000 का जॉइंट एक्सपेंस मैंने किया दोनों प्रोडक्ट के ऊपर, और दोनों प्रोडक्ट का रेवेन्यू के हिसाब से डिवाइड करना है। तो टोटल रेवेन्यू है 14,000 का, मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ए का कितना रेवेन्यू है, 8,000। सिमिलर वे में हम यहाँ निकाल लेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट बी का कितना रेवेन्यू है, 6,000। ठीक है, सो 12,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 दैट इज इक्वल टू 6,857 यहाँ पे खर्चा आएगा। और नेक्स्ट 12,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 यहाँ पे हमारा खर्चा आ रहा है 5,143। टोटल देखोगे तो टोटल खर्चा हमारा डिवाइड हो गया 6,857 प्लस 5,143 दैट इज इक्वल टू 12,000 का खर्चा हमने डिवाइड कर दिया। एट लास्ट हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखो, 8,000 माइनस 6,857 दैट इज इक्वल टू 1,143 यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। और प्रोडक्ट बी का अगर हम देखें तो 6,000 माइनस 5,143 दैट इज इक्वल टू 857 यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,000 का। ठीक है, तो ये सेल्स के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बहुत ही इजी था, फिजिकल यूनिट मेथड भी और सेल्स वैल्यू मेथड भी। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट, है ना। मार्जिनल कॉस्ट मतलब सारे के सारे वेरिएबल खर्चों की बात की जा रही है। तो जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं मेरे, उन वेरिएबल खर्चों को मैं यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करूंगी। तो टोटल वेरिएबल खर्चा कितना है, 10,000 रुपये का। इस 10,000 रुपये का खर्चे को हम यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं। यहाँ पे है 150, नहीं यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 150, तो टोटल मेरे पास 250 यूनिट्स हो गए, है ना। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू। रेवेन्यू है यहाँ पे 8,000, यहाँ पे रेवेन्यू है 6,000। नेक्स्ट अब मेरे जॉइंट खर्चों को, वेरिएबल जॉइंट खर्चों को यहाँ से मैं माइनस करूँगी। वेरिएबल जॉइंट एक्सपेंसेस कैसे डिवाइड होंगे, यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड होंगे। तो टोटल वेरिएबल जॉइंट एक्सपेंस है मेरे पास 10,000 का, टोटल यूनिट्स है 250 मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल वेरिएबल खर्चा है 10,000 का, 250 टोटल यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाय 150, है ना। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 4,000। नेक्स्ट 10,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 150 दैट इज इक्वल टू 6,000। तो टोटल 10,000 का खर्चा जो वेरिएबल था वो मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक, इसके बाद जब हम वेरिएबल खर्चों को रेवेन्यू से माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल खर्चों को क्यों माइनस किया, सब ना हम मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना इसके बाद, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। बाकी अभी ये समझ लो कि जब भी रेवेन्यू से वेरिएबल खर्चों को माइनस किया जाता है तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, यहाँ 4,000 का आ रहा है,
और यहाँ पे हमारे पास नील कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 4000 का। अब इसके बाद मेरे पास आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास कंट्रीब्यूशन, इसके बेसिस में मैं फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितना है 2000 रुपये का, 2000 रुपये का फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 4000 का। यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है 4000 का, तो टोटल 2000 रुपये मैं यहीं चार्ज कर दूंगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है 0 डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 4000 का, मल्टीप्लाइड बाय हमारा जो खर्चा है वो कितना है 2000 का। तो एट लास्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे नील वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट हमने हमारे प्रोडक्ट ए के ऊपर ही चार्ज कर दिया और एट लास्ट मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 2000 रुपये प्रोडक्ट ए का, और प्रोडक्ट बी का आ रहा है नील। ठीक है, एक चीज देखो, हमारा टोटल प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे भी 2000 का आ रहा है, इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे भी आपके पास 2000 का ही आ रहा है, और यहाँ पे भी 2000 का आ रहा है। बस हमने उसको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। इसके अंदर हमने एक चीज सीखी है मार्जिनल कॉस्ट वाली। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 46 देखो क्या बोल रहा है। इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट पी बाय प्रोडक्ट ए एंड बी ऑल्सो एमर्ज। हम पी बना रहे थे, ए और बी बाय प्रोडक्ट हमारे पास एमर्ज हो गया। द जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर अमाउंट टू 1,19,550 का हमारे पास जॉइंट एक्सपेंस हुआ है। ऑल द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड, हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन सारे प्रोडक्ट्स की, आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। हमने फर्दर प्रोसेसिंग की, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद हम मेन प्रोडक्ट को 90,000 का बेच रहे हैं, बाय प्रोडक्ट को 60,000 का, बाय प्रोडक्ट बी को 40,000 का। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद इसमें मैंने 6000 का, इसमें 5000 का, इसमें 4000 का खर्चा किया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हमको दिया हुआ है 25, 20 एंड 15% एज प्रॉफिट आपको चार्ज करना है। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% of total cost of sales which are apportioned to the 3 products in the ratio of 20:40:40। हमारा जो भी सेलिंग एक्सपेंस होगा टोटल कॉस्ट का 10% है, और वो 20:40:40 के रेशियो में इन तीनों के बीच में डिवाइड होगा। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसके थ्रू आप शो करोगे कि किस तरीके से जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन किया आपने मेन प्रोडक्ट्स के ऊपर और बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अब हम खर्चा कैसे अपोर्शन करेंगे, क्योंकि हमको एक बेसिस तो नहीं बताया है क्वेश्चन में कि इस तरीके से आप अपोर्शन कर लो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत सारी खर्चों की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमारे सेल्स से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सेल्स से जब मैं प्रॉफिट माइनस करती हूँ तो मेरे पास सारे खर्चे आ जाते हैं, है ना। सारे खर्चों में मेरे को क्वेश्चन में अलग से दिया है कि सेलिंग एक्सपेंस कितना होगा। मैं सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेंस। इसके बाद हर एक प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कितना खर्चा होगा वो भी मेरे को दिया हुआ है। तो ये भी अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास एट लास्ट क्या बचेगा, जॉइंट खर्चा, और वो भी अपोर्शनड अपने आप ही आ जाएगा अगर ये सारी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो प्रोसेस फॉलो करते हैं, अपने आप चीजें आपको समझ आने लग जाएंगी। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद सेल्स। सेल्स प्रोडक्ट पी में दिया हुआ है 90,000 का, ए में दिया हुआ है 60,000 एंड बी में दिया हुआ है हमको 40,000। तो एट लास्ट टोटल सेल्स है मेरे पास 1,90,000, है ना। नेक्स्ट इसके बाद मेरे को दिया हुआ है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हटाएंगे सेल्स से। सबसे पहले प्रॉफिट कितना है, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 25% हमको चार्ज करना है। सेल्स के ऊपर ही परसेंटेज है ना, तो मैं डायरेक्टली 90,000 का 25% निकाल सकती हूँ, 22,500। नेक्स्ट प्रोडक्ट बी में है ये 20% का, तो 60,000 का 20% दैट इज इक्वल टू 12,000। प्रोडक्ट बी में है ये 15% का, 40,000 का 15% दैट इज इक्वल टू 6,000। ठीक, ये खर्चों को हम यहाँ से हटाएं तो 90,000 माइनस 22,500 दैट इज इक्वल टू 67,500। यहाँ पे मेरे पास आएगा ये 48,000 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है ये 34,000। ठीक, टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 22,500 प्लस 12,000 प्लस 6,000 दैट इज इक्वल टू 40,500। ये मैंने हटाया 1,90,000 से, तो मेरे पास टोटल खर्चा आ रहा है 1,49,500। अब क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस के लिए क्या बोला गया है, सेलिंग एक्सपेंस के लिए बोला गया 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमको हटाना है ना। तो सेलिंग एक्सपेंस मेरा होगा
10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। आप अगर नोटिस करें ना तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं पता है, हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं, बस उल्टी कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, हमने पहले सेल्स से स्टार्ट किया, फिर प्रॉफिट हटाया, प्रॉफिट के बाद में पहला खर्चा क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस हटा रहे हैं। 1,14,950 मेरा क्या होगा, सेलिंग एक्सपेंस, क्योंकि मेरे को टोटल खर्चों का 10% निकालना है। ठीक है, अब ये जो टोटल खर्चा है इसको मैं किस रेशियो में अपोर्शन करूंगी, 20:40 के रेशियो में अपोर्शन करूंगी। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए डायरेक्ट वर्किंग नोट बना सकते हो और वर्किंग नोट में इसको कैलकुलेट कर लेते हो, है ना, या फिर आप यहीं पे भी शो कर सकते हो। मेरे पास जगह कम है तो मैं वर्किंग नोट ही प्रेफर करूंगी। वर्किंग नोट नंबर 1, हम सेलिंग एक्सपेंस को अपोर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास था 1,49,500। सेलिंग एक्सपेंस कितना चार्ज करना है हमको, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट इज इक्वल टू, यह आ जाएगा आपके पास 14,950, है ना। अब ये सेलिंग एक्सपेंस को मेरे को अपोर्शन करना है प्रोडक्ट पी, ए और बी के ऊपर। ठीक है, तो मैं बोलूँगी 14,950, ये अपोर्शन होगा प्रोडक्ट पी के ऊपर कितना जाएगा, 20/100, 20 + 40 + 40 करोगे तो 100 ही आता है ना। तो ये होगा 20% इसके ऊपर जाएगा, 20/100 लिखो या 20% लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, हमारे प्रोडक्ट ए के ऊपर जाएगा 40% और प्रोडक्ट बी के ऊपर भी जाएगा 40%। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते कितना सेलिंग एक्सपेंस आ रहा है। 14,950 का 20% दैट इज इक्वल टू 2,990, 14,950 का 40% दैट इज इक्वल टू 5,980 और यहाँ पे भी मेरा 5,980 आ जाएगा। टोटल करके चेक कर लो कि ये खर्चा मैच कर रहा है कि नहीं। 2,990 दैट इज इक्वल टू 1,4950। ठीक है, तो खर्चा हमारा मैच कर रहा है। अब ये मेरे को कहाँ चार्ज करना है, वहाँ पे 2,990 यहाँ आएगा, 5,980 यहाँ आएगा, 5,980 यहाँ आएगा। ठीक है, डन। तो ये खर्चों को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 67,500 माइनस 2,990 दैट इज इक्वल टू 64,510, 48,000 माइनस 5,980 दैट इज इक्वल टू 48,000 माइनस 5,980 दैट इज इक्वल टू 42020, 34,000 माइनस 5,980 दैट इज इक्वल टू 28020 और लास्ट हम देखें तो 1,49,500 माइनस 14,950 दैट इज इक्वल टू 134,550। ठीक है, तो हमने सेलिंग एक्सपेंस हटा दिया। बताओ, सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूँ तो ये क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, और अगर उसमें से सेलिंग एक्सपेंस हटा दे तो क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम, जस्ट उल्टी कॉस्ट शीट बना रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, है ना। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरे पास आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मेरे कौन कौन से खर्चे इन्वॉल्व होंगे, मेरा जॉइंट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, प्लस फर्दर प्रोसेसिंग का जो खर्चा है वो भी इन्वॉल्व होगा। पर अगर मैं इन खर्चों से फर्दर प्रोसेसिंग वाले खर्चे हटा दूं तो क्या मेरे पास जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा, वो भी अपोर्शन्ड वाला। आंसर इज यस। तो हम यहाँ पे वही निकालने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे हटाएंगे कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, कितना है, 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000 एंड 4,000। टोटल ये हमारा हो रहा है 15,000। इसको यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो टोटल में आ गया 1,19,550। देख सकते हो ये हमारे जॉइंट कॉस्ट से मैच कर रहा है ना। तो अब जो ये अपोर्शन्ड वाला निकालूंगी, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी जॉइंट कॉस्ट ही होगा, बस अपोर्शन्ड में आ जाएगा। 64,510 माइनस 6,000 दैट इज इक्वल टू 58,510, 42020 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 37020 एंड लास्ट 28,020 माइनस 4,000 दैट इज इक्वल टू 24,020। ये मेरा क्या आ गया, जॉइंट कॉस्ट। और हमको अपोर्शन करने के लिए कोई भी मेथड नहीं इस्तेमाल करना पड़ा, अपने आप जॉइंट कॉस्ट निकल के आ गया 1,19,550 और ये इस तरीके से अपोर्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, अगर मैं बाय प्रोडक्ट ए में फर्दर प्रोसेसिंग ना करूं, ठीक है, और उसको मैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे ही बेच दूं तो उस पर मेरे को 58,500 रुपीज मिलेगा और सेलिंग एक्सपेंस भी इनकर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात तो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करूंगी तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं लगेगा, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस का भी खर्चा नहीं लगेगा बोल रहा है। बिना सेलिंग एक्सपेंसेस का खर्चा किया हम 58,500 में बेच सकते हैं। आपको पूछ रहा है कि भाई हमको इसी स्टेज में बेच देना चाहिए कि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए,
तो हम क्या करते हैं ना, हम निकालते हैं प्रॉफिट जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचा जा रहा है, ठीक है। सो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मेरा सेल्स कितने पे हो रहा है, 58,500, ठीक। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने से मेरा खर्चा कितना आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट एक्सपेंस का। क्यों भाई, क्योंकि मेरे को ना ही सेलिंग एक्सपेंस का खर्चा पे करना है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया, और साथ साथ फर्दर प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा क्यों ही होगा। तो हमारे पास 3 ही टाइप के खर्चे थे, सेलिंग एक्सपेंस, फर्दर प्रोसेसिंग एंड जॉइंट कॉस्ट। तो भाई सेलिंग एक्सपेंस और फर्दर प्रोसेसिंग नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे पास एट लास्ट क्या बचा, सिर्फ जॉइंट एक्सपेंस यहाँ पे चार्ज होगा 37,020। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 58,500 माइनस 37,020, दैट इज इक्वल टू 21,480। ये प्रॉफिट है इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों सिचुएशन का प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे। प्रॉफिट जब हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहे हैं वो, और प्रॉफिट अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेच रही हूं तो प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। किसके लिए देख रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक। तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हमने निकाल लिया था पहले, 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट सिचुएशन, प्रॉफिट इफ सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 21,480 का। देख रहे हो, मैं अगर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेच रही हूँ तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर उसको बेच दे रही हूँ तो मेरे को 21,480 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा बेनिफिशियल है मेरे लिए, ऑफकोर्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाला ही बेनिफिशियल है। कितना बेनिफिशियल है वो भी निकाल लेते हैं। तो 9,480 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको मिल रहा है अगर आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहे हो। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। इसके अंदर हमने क्या सीखा कि भाई जॉइंट कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है अगर आपके पास कोई भी मेथड अवेलेबल ना हो, है ना। हमने क्या किया, उल्टी कॉस्ट शीट बनाई और उसके थ्रू जॉइंट कॉस्ट को इजीली बाइफरकेट कर लिया। और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 45। क्या बोल रहा है देखो, ब्यूटी सोप कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, नेमली कोमल, लवली, मेकअप एंड नाइस। The data on production and sales of these brands during 2022 is reproduced below। तो हमारी जो कंपनी है वो अलग अलग टाइप के सोप्स बना रही है, उनका आपको डाटा दिया हुआ है, प्रोडक्शन एंड सेल्स के यूनिट्स दिए हुए हैं, सेल्स की वैल्यू हमको दी हुई है। ऑल द अबव सोप्स आर मैन्युफैक्चर्ड जॉइंटली बन रहे हैं अप टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे आर फॉर्म्ड इनटू केक्स एंड पैक। मतलब जो उनका शेप है, उनका पैकेज है, वो सब कब हो रहा है, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। द एनुअल कॉस्ट डाटा वेयर एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, आपको वैल्यू एडेड भी दिया हुआ है। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड एंड प्रॉफिट, ये तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू एडेड आ जाता है, ठीक है। तो पूरे एनुअल कॉस्ट हमको दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल का वैल्यू एडेड दिया हुआ है। इंक्लूड्स प्रॉफिट एट 25% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मेरे को 25% प्रॉफिट चार्ज करना है। मेरे को अलग अलग के खर्चे पे 25% चार्ज करना है क्या, बिल्कुल नहीं। पूरे टोटल जो भी खर्चा आया होगा मेरे पास, टोटल खर्चों पे 25% मैं प्रॉफिट चार्ज करूंगी, ठीक है। आउट ऑफ द अबव ब्रांड्स, मेकअप को मैं अनपैक्ड कंडीशन में बेच देती हूँ विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन बचे हुए 3 ब्रांड्स जो हैं उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है एट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 1,20,000, 1,30,000 एंड 50,000 ऑफ कोमल, लवली एंड नाइस, ठीक है। आपको निकालना है प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप आफ्टर एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। सो मेरे को जॉइंट कॉस्ट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, सेल्स में से पहली बात तो फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करके मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू लेके आऊंगी। जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट को अपोर्शन करूंगी, है ना। अब सबसे पहली बात तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा जॉइंट कॉस्ट कितना है ना। जॉइंट कॉस्ट को ही तो हम एनआरवी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, पर क्वेश्चन में मेरे को जॉइंट कॉस्ट दिया ही नहीं है। मेरे को क्वेश्चन में एनुअल कॉस्ट दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का और वैल्यू एडेड करके दे दिया है। मतलब यहाँ पे मेरे को लेबर का खर्चा भी नहीं पता, मेरे को यहाँ पे अपने ओवरहेड्स भी नहीं पता और मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं पता।
पर एक चीज मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है कि 25% ऑन टोटल कॉस्ट मैं क्या चार्ज करूंगी, प्रॉफिट चार्ज करूंगी। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम इस सेल्स वैल्यू से अपना प्रॉफिट हटा के कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यही तरीका हम अपनाएंगे। तो वो जो कॉस्ट आएगा, पहली बात तो वो टोटल कॉस्ट रहेगा। टोटल कॉस्ट में से आपको फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा भी हटाना पड़ेगा, तब हमको जॉइंट कॉस्ट मिलेगा। तो यही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, है ना। चलो, सो यहाँ पे सेल्स मेरे पास कितना दिया हुआ है, सेल्स मेरे पास अलग अलग दिया हुआ है, पर मैं क्या प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इनको टोटल लिखना प्रेफर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट तो मेरा टोटल में दिया है, मेरे को अलग अलग हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट नहीं बताया गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टोटल खर्चे का 25% प्रॉफिट होगा। तो अलग अलग अगर दिया होता तो हम अलग अलग कंसिडर करते, पर अलग अलग नहीं दिया ना, तो इसके ऊपर 25%, इसके ऊपर 25% नहीं चार्ज कर सकते आप। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक साथ दिया है तो एक साथ के ऊपर ही चार्ज होगा, इन अलग अलग के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम सेल्स को क्या ले रहे हैं, टोटल अमाउंट ले रहे हैं। कितना है? 15, 31, 2.8 एंड 1.2। 15, 31, 2.8 एंड 1.2 टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आता है 50 lakhs। तो ये जो अमाउंट्स आपको दिए हुए ना, ये लैक्स में ही दिए हुए। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद मैं क्या हटाऊंगी, प्रॉफिट हटाऊंगी। कितना रेट? एट द रेट 25% ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के ऊपर 25% चार्ज करना है, पर हमारे पास तो सेल्स की वैल्यू अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट के प्रपोर्शन पे निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो लेट्स से हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा कॉस्ट है 100, प्रॉफिट कितना चार्ज करना है, प्रॉफिट जो है 25% चार्ज होगा ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट का 25%, कॉस्ट हमारा 100 है तो उसका 25% 125 आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। और सेल्स कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मेरा सेल्स आ जाएगा 125 का। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन में अभी सेल्स अवेलेबल है, मेरे को प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई सेल्स कितना है 50 का, ये किसको डिनोट करता है 125 को, तो उसको डिवाइड कर दो। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना है, जो किसको डिनोट करता है 25 को, तो हम यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 10 लाख। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 40 लाख का मेरे पास यहाँ पे टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट मिला है अभी मेरे को जॉइंट कॉस्ट नहीं मिला है। जॉइंट कॉस्ट के लिए मेरे को फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा हटाना पड़ेगा। फर्दर प्रोसेसिंग हमने की है 1,20,000, 1,30,000 और 50,000 में। तो लेस फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 50,000, दैट इज इक्वल टू, ये टोटल मेरे पास होता है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास बचता है खर्चा 37 लाख का। ठीक है, तो ये 37 लाख मेरा क्या होगा, जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट होगा। अब इस जॉइंट कॉस्ट को हम अपोर्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनआरवी। एनआरवी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सेल्स में से फर्दर प्रोसेसिंग माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले सबकी सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स हमको दिया हुआ है 15, 31, 2.8 एंड 1.2। 15 लाख, 31 लाख, 2.8 that is equal to 2,80,000 and 1.2 is 1,20,000। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया 50 लाख। ठीक, इसमें से क्या हटाऊंगी मैं, फर्दर प्रोसेसिंग का कॉस्ट हटाऊंगी। फर्दर प्रोसेसिंग कोमल, लवली और नाइस में लगेगा 1,20,000, 1,30,000 और 50,000। 1,20,000, 1,30,000 और 50,000 लग रहा है नाइस में। मेकअप के ऊपर कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। टोटल फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है 3 लाख रुपए, हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एनआरवी आ जाएगा। ठीक है, एनआरवी कितना है देखो, 15 लाख माइनस 1,20,000 दैट इज इक्वल टू 13,80,000। नेक्स्ट 31 लाख माइनस 1,30,000 दैट इज इक्वल टू 29,70,000। नेक्स्ट ये तो 2,80,000 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं है। और लास्ट सिचुएशन में मेरे पास आ रहा है 70,000। ठीक, और अगर इसको देखें तो ये आ रहा है हमारे पास 49,70,000। डन, तो ये आ गया मेरा एनआरवी। अब मेरे को एनआरवी के हिसाब से क्या करना है, तो जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। तो जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शनमेंट कैसे होगा, हम वर्किंग नोट नंबर 1 में शो कर देते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना वर्किंग नोट नंबर 1। जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। जॉइंट कॉस्ट है मेरे पास 37 लाख का। प्रोडक्ट्स है मेरे पास 4, कोमल, लवली, मेकअप एंड नाइस। इंस्टीट्यूट है, मस्त ढूंढ ढूंढ के नाम रखा है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद मेरे पास क्या आ जा रहा है, एनआरवी। एनआरवी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब हमने जो निकाल लिया है 13,80,000, 29,70,000, नेक्स्ट 2,80,000 एंड 70,000, 2,80,000 एंड 70,000। टोटल अमाउंट कितना है ये, 49,70,000 है ना। 49,70,000 नहीं आएगा यार, ये कितना होगा देखो, 50 लाख माइनस 3 लाख है, 3 लाख माइनस करूँगी तो 47 लाख आएगा। ठीक है, तो 47 लाख। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अपोर्शन करेंगे, इसको जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट टोटल मेरे पास कितना है, 37 लाख का। अपोर्शनमेंट एनआरवी के हिसाब से होगा। हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास एनआरवी कितना है, 13,80,000 डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल एनआरवी कितना है, टोटल एनआरवी है मेरे पास 47 लाख, मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है, 37 लाख। ठीक है, सो 13,80,000 डिवाइडेड बाय 47 लाख मल्टीप्लाइड बाय 37 लाख, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 1,08,6,383। ठीक है, ये हम यहाँ से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट बना के। नेक्स्ट इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे हम ये नहीं लिखते क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ जॉइंट कॉस्ट निकाल रहे हैं, माइनस हमको हमारे टेबल में करना है। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन पे 29,70,000 है मेरे पास एनआरवी। इस सिचुएशन का टोटल कितना है, 47 लाख मल्टीप्लाइड बाय जॉइंट कॉस्ट कितना है, 37 लाख। आज 47 लाख और 37 लाख था तो मैंने सारे जीरो हटा के 47 और 37 लिख दिया। 29,70,000 डिवाइडेड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 37, दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 233,8085। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन के लिए हम निकालेंगे 2,80,000 डिवाइडेड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 37, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 37, दैट इज इक्वल टू 220,426। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 70,000 का अमाउंट डिवाइडेड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 37, 70,000 डिवाइडेड बाय 47 मल्टीप्लाइड बाय 37 इज 55,106। ठीक है, टोटल कर लेते हैं अमाउंट, 1,08,6,383 प्लस 233,8085 प्लस 220,426 प्लस 55,106, दैट इज इक्वल टू 37 लाख। ठीक है, तो हमने सही तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन्ड अमाउंट आया है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, सो 1,08,6,383, नेक्स्ट सिचुएशन में 233,8085, 233,8085, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ये 220,426 एंड 55,106। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, 37 लाख। तो हमने क्या किया, हमने सारे के सारे जॉइंट कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिए। जॉइंट कॉस्ट हटाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, क्योंकि देखो मैंने फर्दर कॉस्ट हटा दिया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैंने जॉइंट कॉस्ट हटा दिया, यही दो खर्चे हमको क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो मेरे पास एट लास्ट प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। सो 13,80,000 माइनस 1,08,6,383, दैट इज इक्वल टू, ये आ रहा है 29,36,17। नेक्स्ट 29,70,000 माइनस 233,8085, दैट इज इक्वल टू 63,1915। 2,80,000 minus 220,426, that is equal to 59,574, and last 70,000 minus 55,106, that is equal to 14,894. At last मेरा प्रॉफिट मैच करना चाहिए 10 लाख रुपीज। 293,617 प्लस 631,915 प्लस 59574 प्लस 14,894, दैट इज इक्वल टू, ये आ गया मेरा 10 लाख। ठीक है, सो हमने निकाल लिया अपना प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यही मांगा था फर्स्ट क्वेश्चन में। वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप हमने निकाल दिया। ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड आउट द रिवाइज्ड कॉस्ट अब आपको निकालना है एंड प्रॉफिट ऑन ईच ब्रांड इफ द कंपनी डिसाइड्स टू सेल ऑल सोप्स एट स्प्लिट अप पॉइंट एट फॉलोइंग प्राइजेस। ठीक है, तो हम स्प्लिट अप पॉइंट पे बेच रहे हैं, प्राइजेस हमको दिए हुए। अब आपको निकालना है क्या, अब हमको क्या निकालना है, वापस से प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है कि जॉइंट कॉस्ट को किस तरीके से एलोकेट करोगे। एलोकेशन सेम रहेगा जैसा नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड के हिसाब से एलोकेशन निकाला था ना, वही सेम एलोकेशन इस्तेमाल करना। तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। हमारे पास सेल्स के लिए यूनिट्स लिखने पड़ेंगे पहले, क्योंकि पर यूनिट खर्चा दिया हुआ है हमको। 3 लाख, 5 लाख, 70,000 एंड 40,000 हमारे पास यूनिट्स हैं। 3 लाख, 5 लाख, 70,000 एंड 40,000। ठीक है, 40,000 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स देखें अगर हम तो 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख, 8 लाख 70,000 प्लस 40,000 दैट इज इक्वल टू 9 लाख 10,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब हम अमाउंट देखेंगे तो अमाउंट मेरे को पर यूनिट खर्चा दिया हुआ है। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, 4.5, 6, 4 एंड 1.5। 4.5, 6, 4 एंड 1.5। ठीक है, इसके थ्रू मैं निकाल लूंगी टोटल कॉस्ट। 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4.5 दैट इज इक्वल टू 13,50,000। 5 lakh multiplied by 6 that is equal to 30 lakh. 70,000 multiplied by 4 that is equal to 2,80,000. एंड लास्ट सिचुएशन में मेरे पास ये आ रहा है 60,000। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट यहाँ पे हो गई मेरी 46,90,000। ठीक है, यहाँ पे हम अमाउंट शो कर रहे हैं। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट थोड़े ना, ये हमारे पास यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम हमारा पहले फर्दर प्रोसेसिंग तो हो ही नहीं रही है, तो हम यहाँ पे अपना जॉइंट कॉस्ट को हटा देंगे। जॉइंट कॉस्ट कितना अमाउंट है हमारा, जैसा वर्किंग नोट में हमने निकाला 1 नंबर पे, वैसा ही सेम अपोर्शनमेंट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये अपोर्शनमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है तो मैं यहीं से इसको यहाँ लिख ले रही हूँ। 1086,383, नेक्स्ट 233,8085, नेक्स्ट इज 220,426 एंड लास्ट 55,106। टोटल कितना हुआ 37 लाख। ठीक, चलो तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ जॉइंट कॉस्ट लग रहा है। क्यों, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो भी खर्चा है वो मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही है। और 2 ही खर्चे मेरे पास दिए हुए थे, जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 13,50,000 माइनस 1086,383 दैट इज इक्वल टू 26,3617। नेक्स्ट 30 लाख माइनस 233,8085 दैट इज इक्वल टू 66,1915। 2,80,000 माइनस 220,426 दैट इज इक्वल टू 59,574। लास्ट 60,000 माइनस 55,106 दैट इज इक्वल टू 4894। एंड अगर हम टोटल में देखें तो 46,90,000 माइनस 37 लाख, ये हमारे पास आ रहा है 9,90,000। डन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है विद द वर्किंग रिजल्ट इन ए एंड बी अबव में जो भी आपका आंसर आया उसके हिसाब से एडवाइस करो ब्यूटी सोप कंपनी को अबाउट द प्रोसेसिंग डिसीजन एज टू विच सोप टू बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड विच टू बी प्रोसेस्ड फर्दर सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो भाई हमको हमारी कंपनी को सजेस्ट करना है कि भाई कौन से प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग करो, कौन से प्रोडक्ट्स को मत करो। तो हम दोनों सिचुएशन का प्रॉफिट को कंपेयर करके ये बता सकते हैं। फर्स्ट देखो, प्रोडक्ट जो कोमल है उसके लिए मेरा आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2,93,617, लेकिन बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितना हो रहा है 2,63,617। तो बेनिफिशियल कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन बेनिफिशियल है फॉर प्रोडक्ट कोमल। नेक्स्ट लवली के लिए देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कम है एज कंपेयर टू दिस वन, तो इसके लिए बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर होगा। मेकअप तो वैसे भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है तो इसके लिए तो सेम ही सिचुएशन है। नेक्स्ट
हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज नाइस, इसमें आ रहा है 14,894 का प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एंड बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 4,894 का आ रहा है। तो कौन सा बेनिफिशियल है? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। यही चीज आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जहां पे अलग से शो कर सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक। जितना भी प्रॉफिट आया हम उसको यहाँ मेंशन कर देंगे अपना। फर्स्ट इसका सारा प्रॉफिट लिख रही हूँ मैं 293,617, 631,915, 59574 एंड लास्ट 14894। टोटल में 10 लाख का प्रॉफिट है, ठीक। नेक्स्ट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितना प्रॉफिट है मेरे पास? 263,617, 661,915, 59574 एंड 4894, ठीक। टोटल हमारे पास है ये 9,90,000। डन। अब इसके बाद हम शो करेंगे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो। यहाँ पे मेरे को 30,000 का लॉस हो रहा है अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं है क्योंकि यहाँ तो फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एट लास्ट टोटल में अगर देखोगे तो 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है। हम क्या करेंगे, कोमल का फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, लवली का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लॉसेस आ रहे हैं, मेकअप का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ नहीं है, और नाइस का हम फर्दर प्रोसेसिंग करें, ठीक है। तो कोमल और लवली है, कोमल और नाइस है जिसका हमको फर्दर प्रोसेसिंग करना है, लवली और मेकअप है जिसका फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट कोमल and nice will be further processed। क्यों further process कर रहे हैं? Because it is giving us more profit after further processing, ठीक। सिमिलर वे में हम बाकी दोनों बचे हुए प्रोडक्ट्स के लिए लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो लवली एंड मेकअप है will not be further processed because it is not giving us more profit after further processing. It is beneficial at split of point, ठीक है। तो ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो और इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में तो बहुत अच्छे से देख लो। बहुत ही आसान है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया, बहुत ही सिंपल सी इसमें प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है देखो। इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेराइटीज ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं। फॉलोइंग डाटा आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, टोटल सेल्स आपको दिया हुआ है 7,50,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है। वेरिएबल ओवरहेड 150% ऑन लेबर हम चार्ज करते हैं। द एनालिसिस ऑफ सेल्स रिवील दैट द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 66/2/3%, है ना। 66/2/3% को कैसे सॉल्व करते हैं हम? 66/2/3% दिया है, मतलब ये 366 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर दोगे 2 से, ठीक है। तो हम करते हैं 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 198 आता है, इसमें प्लस करोगे 2 तो 200 आता है। 200 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 3%, ठीक है। तो ये मेरे पास एट लास्ट आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ये बोला गया कि प्रोडक्ट एक्स जो है उसका सेल्स कितना हुआ है 200/300। तो 7,50,000 का मैं निकाल सकती हूँ। 7,50,000 का 200/300 अगर हम करें तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 300 दैट इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज का सेल्स है ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक। मतलब बचा हुआ सेल्स किसका होगा? प्रोडक्ट वाई का होगा। 2,50,000 का सेल्स प्रोडक्ट वाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो। मैनेजमेंट कंटेम्पलेट्स टू प्रोसेस फर्दर जॉइंट प्रोडक्ट्स सो दैट दे कुड बी सोल्ड एट हायर रेट्स। मैनेजमेंट चाहती है कि वो दोनों प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग करें। फैसिलिटीज फॉर दिस आर अवेलेबल। द एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर फर्दर प्रोसेस एंड टोटल सेल्स एंटिसिपेटेड एट हायर सेलिंग प्राइस आर गिवन बिलो। तो भाई देखो यहाँ पे जो सेल्स वैल्यू दी हुई है ना वो है हमारा बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग जो भी खर्चा लगेगा वो भी दिया हुआ है, मतलब ये जो सारे खर्चे हैं वो मेरे जॉइंट कॉस्ट हैं। अब बोला जा रहा है कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग किया जा रहा है तो उसके बाद मेरा सेल्स वैल्यू हो जाएगा 6 लाख प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई का हो जाएगा 3 लाख,
पहले कितना था 5 लाख एंड 2,50,000। एडिशनल मटेरियल लगेगा मेरे को यहाँ पे 50,000 का, एडिशनल डायरेक्ट लेबर लगेगा 20,000 का, यहाँ पे 20,000 और 8,000 का लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, फिक्स्ड ओवरहेड तो और वापस नहीं लगने वाला है हमको, है ना। अब फर्दर प्रोसेसिंग करोगे तो वापस से फिक्स्ड ओवरहेड लगता तो वो अलग से क्वेश्चन में मेंशन करता, पर वेरिएबल ओवरहेड जहां लेबर लग रहा है वहां पे 150% ऑन लेबर वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भले मेंशन ना किया हो, हमको 150% ऑफ लेबर यहाँ पे भी वेरिएबल ओवरहेड चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेरे मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का और वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा लगेगा, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करूंगी कि भाई बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग मेरी क्या सिचुएशन है और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्या सिचुएशन है। पहला काम आप क्या कर सकते हो उसको कंपेयर करने के लिए, पहला काम हम ये कर सकते हैं कि भाई हम अलग अलग निकालें। अलग अलग कैसे, मैं दोनों का अलग अलग सेल्स को अलग अलग कॉस्ट से कंपेयर करूं, है ना, दोनों सिचुएशन का। पहले इसका निकालेंगे बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग का, फिर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का सेम चीज करेंगे। लेकिन इससे बेटर होगा कि आप अलग अलग टेबल बना रहे हो, एक ही टेबल में आप सिर्फ इंक्रीमेंटल जो भी खर्चे हुए हैं, इंक्रीमेंटल जितना भी रेवेन्यू हुआ है उसको शो कर दो, ज्यादा बेटर है हमारे लिए, है ना। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को शो करेंगे। यहाँ पे जितना खर्चा बढ़ा मेरा फर्दर प्रोसेसिंग करने से, जितना रेवेन्यू बढ़ा मेरा फर्दर प्रोसेसिंग करने से, सिर्फ वही शो करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास सेल्स दिया हुआ है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, नहीं पहले हम आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का सेल्स लिखेंगे। कितना दिया हुआ है 6 लाख और 3 लाख, टोटल कितना हो गया 9 लाख। सेल्स बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंटल सेल्स कितना हुआ है ना, इंक्रीमेंटल सेल्स कितना हुआ है ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, ये मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरा है 5 लाख, हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर लिया था, और 2,50,000, टोटल है 7,50,000। सो इंक्रीमेंटल सेल्स प्रोडक्ट एक्स के लिए है 1 लाख की और प्रोडक्ट वाई के लिए 50,000 की। टोटल ये हो जाएगा हमारे पास 1,50,000 ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा इंक्रीमेंटल सेल्स है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग करने के कारण जो एक्स्ट्रा सेल्स हुई है वो 1 लाख की है प्रोडक्ट एक्स के लिए और प्रोडक्ट वाई के लिए 50,000 की है। अब देखते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करने के कारण इंक्रीमेंटल खर्चे कितने पड़े, ठीक है। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मेरे को फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए एडिशनल मटेरियल का खर्चा पड़ा, एडिशनल लेबर का खर्चा पड़ा और एडिशनल वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा पड़ा। वेरिएबल ओवरहेड कितना रहेगा 150% ऑफ लेबर, ठीक। चलो ये मेरे पास दिया हुआ है 50,000, 20,000, टोटल में हो गया 70,000, 20,000, 8,000, टोटल में ही हमारे पास हो गया 28,000, ठीक। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड हम 150% ऑन लेबर चार्ज करेंगे, तो 20,000 का 150% अगर मैं देखूं तो ये होता है 30,000, 30,000 है, 3 लाख नहीं है ना। 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 150% ये होता है 12,000, टोटल में कितना हो गया 42,000 ना। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया इंक्रीमेंटल खर्चे 50,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 दैट इज इक्वल टू 1 लाख इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आएगा 40,000। टोटल में अगर हम देखें तो 70,000 प्लस 28,000 प्लस 42,000 दैट इज इक्वल टू 1,40,000, है ना। तो हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाल ली, इंक्रीमेंटल सेल्स निकाल ली। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँगी कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हुआ, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना हुआ ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में 1 लाख का प्रॉफिट बढ़ा, 1 लाख का खर्चा भी बढ़ गया, तो नील ही हो गया। मतलब मेरे को अपने फर्दर प्रोसेसिंग करने से कोई भी फायदा नहीं मिला, किसमें, प्रोडक्ट एक्स में, तो मैं क्यों ही एक्स्ट्रा मेहनत करूंगी। एक्स्ट्रा मेहनत करने से मेरे को कुछ भी फायदा नहीं मिला, है ना। तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ए को तो बिना फर्दर प्रोसेसिंग के ही बेच दो, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है प्रोडक्ट वाई के लिए। प्रोडक्ट वाई में 50,000 का सेल्स का वैल्यू बढ़ा, कॉस्ट का वैल्यू 40,000 का बढ़ा, मतलब यहाँ पे हमको 10,000 का प्रॉफिट बढ़ा है फर्दर प्रोसेसिंग करने से। तो एज हमको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कर दो, ठीक है। तो ईजी हो गया हमारे लिए अगर हम फॉलो कर रहे हैं हमारा
इंक्रीमेंटल सेल्स और इंक्रीमेंटल कॉस्ट का तरीका। अगर आप अलग अलग स्टेटमेंट बनाते ना तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती कि भाई जॉइंट कॉस्ट को कैसे अपोर्शन करें दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं दिया है कि किस तरीके से आपको जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करना है। ठीक है, इसीलिए ये वाला तरीका हमारा बेटर है, क्योंकि इसमें हमको जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन भी नहीं करना पड़ा और हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू के मदद से आसानी से निकाल पाए कि प्रोडक्ट एक्स जो है उसके लिए फर्दर प्रोसेसिंग करना अच्छा नहीं है और प्रोडक्ट वाई के लिए फर्दर प्रोसेसिंग अच्छा होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ फैक्ट्री इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ अ केमिकल एक्स हम बना रहे हैं और केमिकल एक्स बनाते बनाते हमारे पास बाय प्रोडक्ट वाई भी प्रोड्यूस हो गया है। आफ्टर अ सेपरेट प्रोसेस हैज अ कमर्शियल वैल्यू, दोनों का सेपरेट प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उसके बाद इनकी कमर्शियल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। फॉलोइंग आर द इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मंथ ऑफ मार्च जॉइंट एक्सपेंस कितना हुआ वो आपको दिया हुआ है, सेपरेटली दोनों प्रोडक्ट में कितने एक्सपेंसेस किए गए वो दिया हुआ है। द आउटपुट फॉर द मंथ वॉज 150 क्विंटल्स ऑफ एक्स हमारे पास प्रोड्यूस हुआ, 50 क्विंटल्स वाई प्रोड्यूस हुआ। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई हमको दिया हुआ है 200 पर क्विंटल। प्रॉफिट ऑन प्रोडक्ट वाई दिया हुआ है 33.1/3% ऑन कॉस्ट प्राइस। आपको एक अकाउंट बनाना है टू शो दैट कॉस्ट ऑफ एक्स पर क्विंटल क्या होगा। ठीक है, सो हमको ना यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स किसका दिया हुआ है, हमारे प्रोडक्ट वाई का, खर्चे सबके दिए हुए हैं, पर इसकी मदद से हमको प्रोडक्ट एक्स का कॉस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा उसको थोड़ा सा सोचोगे ना तो समझ आ जाएगा। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए ना, वो सब इसका बेस बनेंगे। देखो क्या करना है हमको, हम ना सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, सेलिंग प्राइस से। मेरा जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो मैं कंसिडर करूंगी 200। इसमें प्रॉफिट कितना है 33.1/3%, तो जितना भी प्रॉफिट है मैं उसको हटा दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ये कॉस्ट कौन सा है, प्रोडक्ट वाई का टोटल कॉस्ट है। प्रोडक्ट वाई के टोटल कॉस्ट में से अगर मैं सेपरेशन का कॉस्ट हटा दूं, मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो भी खर्चा है वो हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला खर्चा हटा दूंगी तो मेरे पास जॉइंट कॉस्ट का प्रोडक्ट वाई का खर्चा बचेगा सिर्फ, है ना। प्रोडक्ट वाई के ऊपर कितना जॉइंट कॉस्ट चार्ज किया गया वो मेरे पास बचेगा। अब ये मेरे पास आ गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको टोटल जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर दूंगी। प्रोडक्ट वाई का जॉइंट कॉस्ट अगर टोटल जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर रहे हो तो प्रोडक्ट एक्स का जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। और हमको एज क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछा है तो हम इसमें प्रोडक्ट एक्स का सेपरेशन का कॉस्ट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। कैसे होगा क्वेश्चन में वो देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज बोली गई है कि तुमको अकाउंट बना के चीजें शो करनी है। ठीक है, चलो कैसे प्रेजेंट किया जाएगा उसको देखो। हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास कितना खर्चा दिया हुआ है जॉइंट एक्सपेंस में, मटेरियल लेबर ओवरहेड का दिया हुआ है, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड जॉइंट एक्सपेंस में है 10,000, 4,000, 2,500। अगर अलग अलग देखे तो यहाँ पे है 2,000, 2,500, 1,400। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2,800, 2,500 और 1,000। टोटल कर लो इन खर्चों को तो यहाँ पे आ जाएगा 16,500। यहाँ पे आएगा हमारे पास 5,900 और लास्ट सिचुएशन में मेरे पास आ रहा है 6,300। ठीक है, तो ये हो गए मेरे टोटल कॉस्ट अलग अलग सिचुएशंस की। ठीक, इसके बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रोडक्ट वाई का। तो जैसे मैंने आपको बताया था वही चीज हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट वाई के लिए हम सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऊपर लिख सकते हो आप प्रोडक्ट वाई का जॉइंट कॉस्ट का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाई मेरे को दिया हुआ है 200 पर क्विंटल, पर क्विंटल 200 है, ध्यान रखना। लेकिन एज हमको जॉइंट कॉस्ट तो टोटल चाहिए तो हम बोलेंगे 200 पर क्विंटल है ना, 50 क्विंटल हमारा प्रोडक्ट वाई बन के आया था, तो इसका मेरे पास टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, इसमें से मैं क्या हटाऊंगी, इसमें से मैं प्रॉफिट हटाऊंगी जो कि है 33.1/3%। तो 33.1/3% को कैसे सॉल्व करेंगे, 33.1/3%, तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 100/3% आ रहा है। तो ये क्या हो गया 100/300। ठीक, तो अब ये तो कॉस्ट के ऊपर 100/3%, 100/300 चार्ज होने वाला है, तो हमको किसके ऊपर चाहिए, हमको तो सेलिंग प्राइस के ऊपर चाहिए। तो सेम वैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे। कहाँ पे कैलकुलेशन करें यार, हम एक पेज ऐड करते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट, लेट्स से मेरी 100 है और मेरा प्रॉफिट कितना चार्ज करना है मेरे को 100/300, है ना। तो 100 का कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय 100/300 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा 33.33। ठीक, तो मेरे पास सेल्स वैल्यू आ गई कितनी 133.33।
मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, उसकी मदद से मेरे को प्रॉफिट निकालना है। तो हम कैसे चार्ज करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई सेल्स वैल्यू है 10,000, इस ये किसको डिनोट करते हैं 133.33 को, मल्टीप्लाइड पे आपको क्या चाहिए प्रॉफिट, वो किसको डिनोट करता है 33.33 को। ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। 10,000 डिवाइडेड बाय 133.33 मल्टीप्लाइड बाय 33.33 दैट इज इक्वल टू 2,500 मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। ठीक है, 2,500 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी प्रॉफिट का, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा ऑफ प्रोडक्ट वाई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई कितना हुआ 7,500। अब इसमें से हम क्या हटाएंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो भी है मेरे प्रोडक्ट वाई का वो हम यहाँ से हटा देंगे। कितना खर्चा किया हमने फर्दर प्रोसेसिंग में, टोटल प्रोडक्ट वाई में देखना है तो 6,300 का खर्चा किया है। 6,300 का अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो मेरे पास ये बच रहा है 1,200 रुपीज़। 1,200 मेरा क्या हुआ, जॉइंट कॉस्ट का पार्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई में जितना जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हुआ है वो कितना है 1,200 का। मतलब बचा हुआ जॉइंट कॉस्ट किसका होगा, बचा हुआ जॉइंट कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट एक्स का होगा। जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना है माइनस जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई अगर मैं कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स के ऊपर कितना चार्ज होगा। 16,500 मेरा टोटल जॉइंट कॉस्ट है, 1,200 मैंने प्रोडक्ट वाई के ऊपर चार्ज किया, तो 15,300 जॉइंट कॉस्ट है जो प्रोडक्ट एक्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा। ठीक है, नाउ ये तो मैंने पता कर लिया कि जॉइंट कॉस्ट कितना है और मेरे को पता है कि सेपरेट कॉस्ट उसके ऊपर कितना लगा है, तो मैं इजीली यहाँ पे टेबल बना के निकाल सकती हूँ। पर बोला गया कि टेबल बना के नहीं, आपको अकाउंट बना के सारी चीज़ें शो करनी है। तो चलो अब अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले जॉइंट एक्सपेंस का। जॉइंट एक्सपेंस मेरे पास कितना है, मटेरियल, जो भी एक्सपेंस है वैसे भी हम इधर ही साइड शो करते हैं, तो वो एक शो कर रही हूँ मैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये 3 टाइप के खर्चे हमने किए। अमाउंट है 10,000, 4,000, 2,500। 10,000, 4,000, 2,500। ये खर्चे कहाँ जाएंगे, पहली बात तो प्रोडक्ट वाई में जाएगा। कितना अमाउंट जाएगा, प्रोडक्ट वाई में जाएगा 1,200। प्रोडक्ट एक्स में कितना जाएगा 15,300। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट एक्स का अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट एक्स का अकाउंट किससे स्टार्ट होगा, जॉइंट एक्सपेंस से। 2 जॉइंट एक्सपेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, कितना है 15,300। बाकी इसका सेपरेट अलग से कॉस्ट भी तो हुआ है, मटेरियल का खर्चा हुआ है, लेबर का खर्चा हुआ है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड अदर ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है ना। 2,000, 2,500 एंड 1,400। 2,000, 2,500 एंड 1,400। और इधर साइड हम शो कर देंगे हमारा ये खर्चा जो है, प्रॉफिट कितना लेके आया, सेल्स कितना लेके आया। सेल्स हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अच्छा सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ कॉस्ट निकालने बोला है। तो हम क्या शो करेंगे यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड डाउन, अमाउंट है 15,300 प्लस 2,000 प्लस 2,500 प्लस 1,400 दैट इज इक्वल टू 21,200। आप यहीं तक बना के भी छोड़ सकते हैं, पर अब हम सीख रहे हैं कि अकाउंट में कैसे शो करना है, तो हम आगे की भी चीज़ें देख लेते हैं। 2 जॉइंट एक्सपेंस हम प्रोडक्ट वाई में भी शो कर देते हैं, है ना। प्रोडक्ट वाई का कितना है 1,200, 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड। कितना खर्चा किया हमने 2,800, 2,500 एंड 1,000। 2,800, 2,500 एंड 1,000 बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड डाउन। कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ 1,200 प्लस 2,800, 2,500 एंड 1,000 दैट इज इक्वल टू 7,500 का खर्चा हुआ किसमें, हमारे प्रोडक्ट वाई में। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। हमने इसमें क्या सीखा, हमने अकाउंट्स बनाने सीख लिए, जॉइंट एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 37। देखो क्या बोल रहा है, अ केमिकल प्रोसेस yields 60% ऑफ द मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड एज मेन प्रोडक्ट ए। तो जो भी मैंने इनपुट डाला ना, इनपुट का 60% मटेरियल प्रोडक्ट ए बन के आता है, फाइनल प्रोडक्ट ए बन के आ रहा है, और 15% प्रोडक्ट बी बन के आ रहा है,
बाय प्रोडक्ट सी 20% बन के आ रहा है, 5% वेस्टेज भी हो जा रहा है। इसके बाद मेरे को बोला गया रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इन द प्रोसेस प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। किस तरीके से आप रॉ मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कराओगे वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, साथ साथ लेबर का किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा वो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगता है उसका सिर्फ हाफ प्रोडक्ट सी के लिए लगता है। प्रोडक्ट ए के लिए क्या बोला गया, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए में 1.5 टाइम प्रोडक्ट बी को जितना रॉ मटेरियल लगता है उतना लगता है। देखो दोनों केसेस में प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ए भी प्रोडक्ट बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट के लिए हमको चीजें दी हुई है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसी से सबको रिलेट कर देंगे। रॉ मटेरियल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट सी के लिए बोला गया है कि रिक्वायर्स हाफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। अगर प्रोडक्ट बी के लिए एक्स लगता है तो प्रोडक्ट सी के लिए कितना लगेगा, हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 1.5 टाइम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी। तो अगर प्रोडक्ट बी के लिए एक्स लगता है तो प्रोडक्ट ए के लिए कितना लगेगा, प्रोडक्ट ए के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स लगेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखो लेबर के लिए क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स डबल द टाइम नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी। तो मतलब जितना प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी को बनाने में टाइम लगता है वो दोनों को ऐड कर दो और उसका डबल कर दो, इतना टाइम प्रोडक्ट ए को बनाने में लगता है। ठीक है, प्रोडक्ट सी के लिए बोला गया रिक्वायर्स हाफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट सी को कितना टाइम लगता है, हाफ द टाइम ऑफ प्रोडक्ट बी। अब देखो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट बी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी भी हम क्या करेंगे, टाइम को डिनोट करने के लिए हम प्रोडक्ट बी को वाई मान लेंगे। ठीक है, सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू लेट्स से वाई, है ना। अब हम इसकी मदद से निकालेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट सी को कितना टाइम लगता है, हाफ द टाइम ऑफ प्रोडक्ट बी, तो इसका हाफ कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ए के लिए क्या बोला गया, प्रोडक्ट ए के लिए बोला गया कि डबल टाइम लगेगा किसका, जितना हमको प्रोडक्ट बी में लगता है और जितना हमको प्रोडक्ट सी में लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको टोटल करूं y प्लस हाफ ऑफ y हो जाएगा 1.5 ऑफ y, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3y। ठीक, तो हमने ये निकाल लिया ना। इसके बाद बोल रहा है कॉस्ट डाटा इनपुट है 1000 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट 4600, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 4100, ओवरहेड दिया हुआ है 6000। सबसे पहली बात तो मेरे को इनपुट यूनिट्स कितने दिए हुए हैं 1000, और इसका फिनिश प्रोडक्ट कितना बनेगा ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि भाई फिनिश प्रोडक्ट 60% हमारा प्रोडक्ट ए बनेगा, 15% प्रोडक्ट बी बनेगा, 20% प्रोडक्ट सी बनेगा और 5% वेस्ट हो जाएगा। तो ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। देखो इसको नाम दे देना तुम वर्किंग नोट नंबर 1, इसको नाम दे देना वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम बना रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम हमारे इनपुट की यूनिट्स को डिवाइड करेंगे। इनपुट टोटल यूनिट्स कितना है 1000 यूनिट्स। ठीक, प्रोडक्ट ए कितना बन के आएगा 60%, 1000 का 60% दैट इज इक्वल टू 600 यूनिट्स। बाय प्रोडक्ट बी कितना बन के आएगा 1000 का 15% दैट इज इक्वल टू 150 यूनिट्स। एंड बाय प्रोडक्ट सी की कितनी क्वांटिटीज आएंगी 20% और वेस्टेज 5%। ठीक है, सो 1000 का 20% दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। एंड लास्ट वेस्टेज हमारे पास है 1000 का 5% दैट इज इक्वल टू 50 यूनिट्स का वेस्टेज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है ओवरहेड्स को किस तरीके से अपोर्शन करना है, 6:1:1 के रेशियो में अपोर्शन करना है। तो ओवरहेड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, 6000 का खर्चा है, 6:1:1 के रेशियो में डिवाइड करने में मेरे को क्या ही तकलीफ आएगी, है ना। सो वो भी हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन।
खर्चा हमारे पास है 6,000 का। प्रोडक्ट ए के ऊपर कितना जाएगा, 6,000 का 6/8, क्योंकि रेशियो क्या है 6:1:1, तो टोटल कितना हो गया 8, तो 6/8 आ जाएगा प्रोडक्ट ए में। 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 4,500। प्रोडक्ट बी के ऊपर जाएगा 6,000 का 1/8, 6,000 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 750। एंड प्रोडक्ट सी के ऊपर भी जाएगा 6,000 का 1/8 दैट इज इक्वल टू 750, है ना। तो हमने ओवरहेड्स को भी डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से हम हमारे रॉ मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो रॉ मटेरियल के लिए मेरे पास कितना खर्चा दिया हुआ है, 4,600 का खर्चा दिया हुआ है ना। सो रॉ मटेरियल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉस्ट मेरे पास कितना दिया हुआ है 4,600 का। अब देखो मैं पहले देखूंगी कि भाई मैंने कितने यूनिट्स फाइनल प्रोडक्ट के बनाए। मैंने 600 यूनिट्स बनाए ऑफ ए, बी के 150 यूनिट्स बनाए, सी के 100 यूनिट्स बनाए। कहाँ से मिला मेरे को, 200 यूनिट्स बनाए सी के। ठीक है, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को, वर्किंग नोट नंबर 3 में हम ही ने निकाला था अभी, है ना। 600 यूनिट्स, 150 यूनिट्स एंड 200 यूनिट्स। इसके साथ साथ वेस्टेज भी मेरे को दिया हुआ है 50 यूनिट्स। वेस्टेज क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि नॉर्मल लेकिन एबनॉर्मल है, तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि ये नॉर्मल वेस्टेज है। नॉर्मल वेस्टेज के ऊपर हम कोई भी खर्चा एट्रीब्यूट करते हैं क्या, कोई भी खर्चा नॉर्मल वेस्टेज के ऊपर नहीं डाला जाता, हम सारा का सारा खर्चा फिनिश गुड्स के यूनिट्स के ऊपर डाल देते हैं। तो अभी भी हम यही करेंगे, हमारे खर्चों को फिनिश गुड्स के यूनिट्स के ऊपर डालेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स किसकी लिखी है, जो मेरे फिनिश प्रोडक्ट्स बने ना। इसके बाद मेरे को बताओ कि हम इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अभी वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने निकाला कि हर एक यूनिट पे कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। अगर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी में बना रही हूँ तो उसके लिए एक्स मटेरियल चाहिए। प्रोडक्ट सी की 1 यूनिट के लिए हाफ ऑफ एक्स चाहिए। प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट के लिए 1.5 ऑफ एक्स चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट की रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मच बेटर हम अगर लिखें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, तो ए के लिए हमको 1.5 एक्स चाहिए, बी के लिए मेरे को चाहिए 1x या फिर मैं x बोल सकती हूँ, और सी के लिए मेरे को चाहिए 0.5x। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं टोटल रिक्वायरमेंट निकाल सकती हूँ ऑफ मटेरियल, है ना। अगर मेरे को टोटल 600 यूनिट्स बनानी है, एक यूनिट के लिए 1.5x चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 600 मल्टीप्लाइड बाय 1.5x दैट इज इक्वल टू 900x। यहाँ पे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा 150x और यहाँ पे 100x। ठीक है, क्या मेरे को रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स में रिक्वायर्ड है वो निकालना है कि मेरे को रॉ मटेरियल का जो टोटल अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, जितनी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उस रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या रेशियो इजीली निकाल सकती हूँ, एक्स हर जगह कॉमन है तो हट जाएगा, बचेगा क्या रेशियो में मेरे पास 900:150:100, है ना। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये मेरे पास बचेगा 90:15:10। इसके बाद और सॉल्व कर सकते हो आप 5 से डिवाइड करके, तो ये मेरे पास कितना आएगा 5 1 जा 5 एंड 18 3 और 2 18:3:2 के रेशियो में आपको रॉ मटेरियल का खर्चा को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो अब हम करेंगे यहाँ पे ABC रॉ मटेरियल का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। किस रेशियो में 18:3:2 के रेशियो में, है ना। टोटल खर्चा कितना है, टोटल कॉस्ट है मेरे पास 4,600। सो 18 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 23। तो 4,600 डिवाइडेड बाय 23 करूँ तो मेरे पास आ जा रहा है 200। 200 मल्टीप्लाइड बाय 18 करोगे तो ये आ जाएगा 3,600। क्या किया मैंने लिया 4,600 टोटल रेशियो, उसका टोटल किया तो ये आ रहा है 23 और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेशियो 18 है तो 18 से। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर वे में हम यहाँ के लिए निकाल सकते हैं 4,600 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 3। 4,600 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 600, और यहाँ पे 4,600 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 400 हमारा आएगा। टोटल खर्चा 4,600 का था, इसको टोटल करोगे तो ये भी हमारे पास 4,600 ही आएगा। डन।
हमने रॉ मटेरियल का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्किंग नोट नंबर 6 हम बनाएंगे जिसमें हम लेबर का कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम तरीके से। ठीक है, मैं लिखूंगी A, B, C 3 प्रोडक्ट्स हैं। कितने यूनिट्स बने इसके? 600, 150 एंड 200, है ना। 600, 150 एंड 200 पर यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है? टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। प्रोडक्ट बी के लिए मेरे को y टाइम चाहिए, प्रोडक्ट सी के लिए हाफ ऑफ y चाहिए और प्रोडक्ट ए के लिए 3y चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है 3y, यहाँ पे y, यहाँ पे 0.5y। ठीक है, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। 600 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 1800y, 150y एंड 100y। ठीक है, अब इससे हम रेशियो निकाल सकते हैं 1800:150:100, है ना। इसको अगर आप 100 से ही डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 18:1.5:1। ये रेशियो है, इस रेशियो में आप डिवाइड कर सकते हो इजीली। हमारे पास टोटल कितना दिया हुआ है लेबर का खर्चा? 4100। तो मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? A, B और C 3 है। लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल लेबर कॉस्ट है 4100। 18 + 1.5 + 1 कितना होता है? 20.5। 4100 डिवाइडेड बाय 20.5 इज इक्वल टू 200 आता है। 200 मल्टीप्लाई करूँ मैं 18 से तो ये आ जाएगा 3600। 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज 300 एंड लास्ट 200। 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 200। ठीक है, तो हमारे पास टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है? 4100। हमने डिवाइड कर दिया लेबर कॉस्ट को, हमने डिवाइड कर दिया हमारे मटेरियल के कॉस्ट को, हमने डिवाइड कर दिया हमारे ओवरहेड के खर्चों को। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द अबव प्रोडक्ट्स, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करके अब मैंने निकाल लिया है। जो डिस्ट्रीब्यूट करके सबका अमाउंट आया है वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एलिमेंट सबसे पहले आता है मेरे पास मटेरियल। मटेरियल को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तुमने? मटेरियल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, रेशियो कहाँ है? 18:3:2 के रेशियो में, है ना। तो 18:3:2 के रेशियो में टोटल मटेरियल का खर्चा था 4600। कितना आया हर एक प्रोडक्ट के ऊपर? तो ये है हमारा कॉस्ट 3600, 600 एंड 400। ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3600, 600 एंड 400। नेक्स्ट, लेबर का खर्चा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया किस रेशियो में? 18:1.5:1 पे, है ना। टोटल खर्चा था 4100 का, डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3600, 300 एंड 200। 4100, 3600, 300 एंड 200। ठीक, नेक्स्ट ओवरहेड का खर्चा रेशियो तो हमको क्वेश्चन में ही दिया था इसका 6:1:1। हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके निकाल लिया है पहले ही। 4500, 750 एंड 750। सो 6000 का खर्चा था, 4500, 750 एंड 750। आई होप क्लैरिटी आई हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको यहाँ पे सारी चीजें दी हुई थी, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इजीली। बस ध्यान रखना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पे रॉ मटेरियल पर यूनिट का खर्चा, पर यूनिट का रेशियो था, पर यूनिट के हिसाब से नहीं डिवाइड कर सकती क्योंकि मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए निकालना चाहती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहा है देखो, XY लिमिटेड है जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट A विच यील्ड्स 2 बाय प्रोडक्ट B एंड C। हम A बना रहे थे, 2 बाय प्रोडक्ट और आ गए B एंड C। ठीक, एक्चुअल जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 8200 का। प्रॉफिट हर एक प्रोडक्ट का परसेंटेज ऑन सेल्स ही दिया हुआ है, 33 1/3%, 25% एंड 15%। इसके बाद के एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं और साथ साथ सेल्स दिया हुआ है। आपको जॉइंट एक्सपेंस को अपोर्शन करना है। कैसे अपोर्शन करेंगे हम? जैसे हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था। यहाँ पे कोई भी मेथड हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे अपोर्शन कर सकते हैं? हम हमारी कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट उल्टी बनाएंगे ताकि एट लास्ट हमारे पास जॉइंट एक्सपेंसेस अपोर्शन होके आ जाए, है ना। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद सेल्स। 6000, 4000 एंड 2500 दिया हुआ है, टोटल 12500 हो रहा है। माइनस करेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला गया है? तो 33 1/3% बोला गया फॉर फर्स्ट सिचुएशन। तो 6000 का 33 1/3% मतलब 33.33%। ठीक है, सो 6000 का 33.33% दैट इज इक्वल टू 2000। नेक्स्ट, 4000 का 25%। 4000 का 25% इज 1000।
2500 का 15% दैट इज इक्वल टू 375। 2500 का 15% हमने चार्ज किया। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3375। ठीक, इसके बाद मेरे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे कितना है 2500 माइनस 375 दैट इज इक्वल टू 2125 एंड लास्ट 12500 माइनस 3375 दैट इज इक्वल टू 9125। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ से सेपरेट कॉस्ट जो है उनको हटा देंगे, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के जो भी कॉस्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ए में है 450, प्रोडक्ट बी में है 325 एंड प्रोडक्ट सी में है 150। 450, 325 एंड 150। टोटल कितना हो रहा है? 450 प्लस 325 प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 925 हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और खर्चे हमने किए नहीं है। 9125 में से 925 अगर मैं हटा दूँ तो 8200 आता है, जो कि हमारे जॉइंट कॉस्ट के टोटल खर्चों से मैच कर रहा है। तो अब जो मेरे पास खर्चा आएगा वो अपोर्शन्ड जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। 4000 माइनस 450 दैट इज इक्वल टू 3550। 3000 माइनस 325 दैट इज इक्वल टू 2675 एंड लास्ट 2125 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 1975। आई होप क्लैरिटी आई हो, और इसी के साथ हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट पूरा का पूरा खत्म होता है और प्रोसेस कॉस्टिंग भी पूरी तरीके से खत्म होती है। ठीक है, अगली क्लास में अगले कॉस्टिंग के मेथड के साथ स्टार्ट करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।